स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 एपिसोड 81 टाइटल जादूगरनी का प्रकोप। आदर्श के विचार सरल थे। वह सीधे उग्र जादूगरनी के पास लौट आएगा और उसे और उसके सैनिकों को फायर क्लाउड वुड से बाहर निकलने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए कहेगा। कुछ दिनों तक जादूगरनी के साथ बातचीत करने के बाद आदर्श को भरोसा था कि वह उसके साधारण अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेगी। न केवल वह दयालु थी, वह मूल रूप से बहुत ही सुलभ थी। अगर उसने अग्नि आपदा फल के बारे में उल्लेख नहीं किया। नानियों ने अग्नि आपदा फल की खोज के लिए यहाँ लगभग 10 लोगों को लाया था और केवल 5 ही बचे थे। कोई अच्छी शुरुआत नहीं थी जो कि आदर्श स्टाररी ट्री के लिए अपना रास्ता खोजने में कामयाब रहे। दूसरे शब्दों में वह नानियों और उसके दल को अग्नि आपदा फल के पास भी ले आया। हालांकि आदर्श सेना को यह जानना चाहते थे कि जब वह तक उग्र जादूगरनी अभी भी अग्नि आपदा फल की रक्षा कर रही थी, तब तक ऐसा कोई मौका नहीं था कि वे उस पर अपना हाथ जमा सके, क्योंकि ऐसा करने की कोशिश में वह काफी हद तक आत्महत्या कर रहे होंगे। यह कैसी जगह है? नानियों अभी भी अपनी चौकसी कम करने को तैयार नहीं थी। जब उसने थोड़ा ढलान देखा, ढलान पर तारों वाला पेड़ घाटी में सबसे ऊंचे स्थान पर अकेला खड़ा था, जिसमें सितारे और सूरज उसका साथ दे रहे थे। विशाल क्षेत्र में एक भी फायर क्लाउड ट्री नहीं देखा जा सकता था, ना ही आसपास कोई प्राणी था। तारों वाले पेड़ के थोड़े मुड़े हुए तने ने लगभग ढलान पर जगह को कवर कर लिया था और इसकी घनी शाखाएं एक हाथ की पहुंच के भीतर थी। मैं इसे स्पष्ट कर दूंगा, आप जो भी देखते हैं उसकी परवाह किए बिना कुछ भी बेवकूफी करने के बारे में ना है सोचे। वह यहाँ रहती है और जब तक आप उसके प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं है, वह किसी भी जरूरतमंद को मदद देने के लिए तैयार है। मैं उसे हमें बाहर लाने के लिए कहूंगा। आदर्श ने नानियों और उसके दल को याद दिलाया। अन्य सैनिक बेहद आज्ञाकारी थे, शायद इसलिए कि वे 3 सिर वाले डीमन अजगर से पूरी तरह से डर गए थे। उन्होंने आदर्श की बातों का अच्छी तरह से पालन किया। मैं आगे बढ़ूंगा और उसका अभिवादन करूंगा, चिंता मत करो, वह कुछ नहीं करेगी। आदर्श दल को शांत करने ही वाला था कि स्टाररी ट्री पर एक चौंकाने वाला आग का गोला फूट पड़ा। आग का गोला एक धधकते सूरज की तरह था जो पेड़ के ऊपर लटक रहा था। चारों ओर एक तेज लाल फ्लेम में जल रहा था। इसकी उग्र जीभ लगभग जमीन तक पहुंच सकती थी। तापमान तेजी से बढ़ा। शुरुआत में गर्मी असहनीय थी, फिर भी ऐसा लगा कि आग का गोला इंसानों को भूनकर सुखा देगा। नान्यू चौंक गई और जल्दी से रक्षात्मक मुद्रा में चली गई। उसने आदर्श को गुस्से से देखा, क्योंकि उसने मान लिया था कि आदर्श ने उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर उन्हें यहाँ लाया है। जैसे ही नानियों आदर्श से पूछताछ करने वाली थी, आग के गोले से एक उग्र जीव निकला। वह आग के गोले पर खड़ी थी। उसकी आकृति आग की लपटों में घिरी हुई थी। उसकी रूपरेखा एक महिला की आकृति, ग्लैमरस और प्रतिष्ठित जैसी थी। उसके पैरों के नीचे आग के गोले ने उसके स्वभाव को ठंडा और अगम्य बना दिया। उसके रूप को देखकर किसी भी जादूगर ने उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं की। आग की लपटें लहरों में फूट पड़ी। लाल आग के छल्ले एक चाप में आगे फैलते हैं जब तक कि वे दूरी तक नहीं पहुंच जाते और आश्चर्यजनक फ्लेम वाले बादल बन जाते हैं। अपने सिर को ऊपर उठाते हुए प्रचंड झुलसाने वाली लपटों ने लगभग पूरे आकाश को प्रज्वलित कर दिया, जैसे कि सर्वनाश का भयानक दृश्य। गधे, तुमने हमें फंसाने की हिम्मत की। उग्र ऑरा के दबाव के कारण नानियों ने खुद को घुटन महसूस करते हुए पाया। उसने दमन को सहन किया और उग्र रूप से दहाड़ी। अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा होता तो मैं तुम लोगों को जंगल में छोड़ देता। घबराओ मत, मैं पूछूंगा कि उससे क्या हुआ है।
किसी और ने उसे प्रताड़ित किया होगा। धिक्कार है, किस बेवकूफ ने ऐसा किया होगा। उन्होंने हमें लगभग मरवा डाला। आदर्श ने श्राप दिया। उग्र जादूगरनी बेहद उग्र थी। जब 3 सिर वाले डीमन अजगर ने उसे खाने की कोशिश की तो उग्र जादूगरनी ने अपना क्रोध व्यक्त करने के लिए अपने शासक ऑरा को खोल दिया था। हालांकि उग्र जादूगरनी ने अपने गुस्से में अपनी तर्कसंगतता खो दी थी। उसकी लपटें बेकाबू होकर आसमान में उछल रही थी, जिससे आग की लपटों का एक भयानक सागर बन गया। उसके पैरों के नीचे आग का गोला और भी ज्यादा चौंकाने वाला था। एक बार जब यह फट गया तो भगवान जानता था कि क्या आदर्श और अन्य लोगों को फायर क्लाउड वुड्स के साथ मिलकर मिटा दिया जाएगा। काले सांप के साथ आदर्श के अनुभव के माध्यम से उसके पास एक अत्यंत शक्तिशाली प्राणी के अस्तित्व के प्रति कुछ हद तक समझ थी। वह जानता था कि उग्र जादूगरनी उस प्रकार की प्राणी नहीं थी जो लक्ष्यहीन रूप से नरसंहार करेगी। वास्तव में वह काले सांप की तुलना में अधिक दयालु और दयालु थी। किसी ने उसकी पूंछ पर पैर रखा होगा। अग्नि आपदा फल, तारों वाले पेड़ पर अग्नि आपदा फल गायब हो गया था। अग्नि आपदा फल उग्र जादूगरनी के उल्टे पैमाने की तरह था। अब जब अग्नि आपदा फल जा चुका था तो यही कारण रहा होगा कि वह इतनी उग्र थी। आदर्श जल्दी से उस नतीजे पर पहुंचे। जब उसने देखा कि जादूगरनी उनकी दिशा में एक विनाशकारी आग का गोला फेंकने वाली है तो वह तेजी से आगे बढ़ा। यह मैं हूं यह। मुझे पता है कि आपके अग्नि आपदा फल को किसी ने चुरा लिया होगा, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ लोग आपका खजाना लेने आ रहे थे। आपकी हत्या का कार्य व्यर्थ है। मुझे बताओ कि क्या हुआ है। हो सकता है कि हम अग्नि आपदा फल को वापस लेने में आपकी मदद कर सके। आदर्श ने अपने विचारों को शांत किया और अपनी भाषा में उग्र जादूगरनी के गुस्से को शांत करने की पूरी कोशिश की। उग्र जादूगरनी व्यथित थी। जब उसने उन इंसानों को देखा तो उसकी पहली प्रीति उन सभी को मारने की थी। यहाँ तक कि जब आदर्श आगे कूद गया उसने रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया। आग का गोला बड़ा होता गया। एक बार विस्फोट होने के बाद जो विनाश होगा उसकी भविष्यवाणी करना असंभव था। आदर्श जानता था कि उसके अग्नि प्रतिरोध के साथ भी उसके पास विस्फोट से बचने का कोई मौका नहीं था। उसका एकमात्र मौका उग्र जादूगरनी को समझाने का था। उग्र जादूगरनी मानव भाषा को समझने में सक्षम थी। उसकी जलती हुई आंखें क्रोध से भर गई। बस एक विचार चौंकाने वाला आग का गोला विस्फोट करेगा। उसने आदर्श की तरफ देखा। उसके फिगर पर आग की लपटें तेज गति से बेतहाशा जल उठी। अंत में उसके शरीर पर लगी लपटें धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। वो आग के गोले से नीचे उतरी और आदर्श के सामने आ गिरी। उसने आदर्श के पीछे सैनिकों को ठंडेपन से देखा। न्यान्यू सहित सैनिकों का दिल पहले से ही बेतहाशा धड़क रहा था। उन्होंने अपनी उंगलियां हिलाने तक की भी हिम्मत नहीं की, लड़ने की तो बात ही दूर की है। वे अंत में समझ गए कि आदर्श ने उन्हें अग्नि आपदा फल प्राप्त करने के बारे में भूलने के लिए क्यों कहा था। अग्नि आपदा फल का रक्षक भी बहुत भयानक था। वह काफी हद तक बर्निंग वैली की शासक थी। मुझे बताओ कि क्या हुआ है। आदर्श ने अपने विचारों को शांत किया और उग्र जादूगरनी से सख्ती से पूछा। उग्र जादूगरनी ने आदर्श के साथ बातचीत नहीं की। उसने महसूस किया कि ये वही लोग नहीं थे जिन्होंने अग्नि आपदा फल चुराया था। इससे पहले कि उसकी आकृति दूर उड़ती, उसने पश्चिम की ओर देखा। आदर्श कुछ कहने ही वाले थे कि उन्होंने आश्चर्यजनक रूप से उग्र जादूगरनी की पीठ में बर्फीले ऑरा के साथ एक गहरे नीले रंग की कील की खोज की। कील लगभग उग्र जादूगरनी के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। यह उसकी पीठ में काफी गहरा चुभ गया था। यह स्पष्ट था कि बर्फीले कील विशेष रूप से उग्र जादूगरनी के लिए तैयार की गई थी। सर्द उसकी फ्लेम को दबा रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर के अन्य हिस्सों में फैल रही है। बर्फ का जहर, बर्फीले स्पाइक जादूगरन के उपकरण रहे होंगे, और चूंकि यह उग्र जादूगरनी की पीठ में घुस गया था, यह एक
आश्चर्यजनक हमला रहा होगा। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 एपिसोड 82 टाइटल खजाना लेकर भागना। आसपास कोई निशान नहीं होने के कारण चारों ओर पूरी तरह से खाली थी। इससे पता चलता है कि घटना काफी समय पहले हुई थी। बर्फ के जहर के कारण उग्र जादूगरनी ने होश खो दिया होगा और उसके आने पर जाग गई। इस प्रकार उसने अपना गुस्सा लोगों के एक निर्दोष समूह पर उतार दिया। आदर्श ने फायर क्लाउड वुड्स में लगभग 1 दिन बिताया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कोई आपदा फल चुरा लेगा और जब वह चला गया था तो उग्र जादूगरनी को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा। बर्फीली कील उसके मांस में गहराई तक घुस गई। यदि स्पाइक को बाहर निकाला गया तो उग्र जादूगरनी का जीवन खतरे में पड़ सकता है। आदर्श को यकीन नहीं था कि कैसे वो अपने द्वारा उसके जीवन की रक्षा के लिए जहर को रोकने में कामयाब रहेंगे। कितनी क्रूर, ऐसी विभत्स चाल किसने की होगी? जिस व्यक्ति ने अग्नि आपदा फल चुराया था वह उग्र जादूगरनी से परिचित था और विशेष रूप से उसे नुकसान पहुंचाने के लिए उपकरण तैयार करके आया होगा। मनुष्यों के प्रति उग्र जादूगरनी की दयालुता का दुरुपयोग कौन करेगा? उग्र जादूगरनी दयालु थी, लेकिन वह मूर्खता से बहुत दूर थी। वह व्यक्ति जो घातक कील को उसकी पीठ में घुसेड़ने में कामयाब रहा, शायद वह कोई था जिसके सामने वो अपनी रक्षा करने को तैयार थी। अब क्या करे? नानियों ने आखिरकार आदर्श की बातों पर भरोसा किया जब उसने भयानक जादूगरनी को वहां से जाते हुए देखा। सौभाग्य से वे अग्नि आपदा फल चुराने वाले पहले व्यक्ति नहीं थे। उग्र जादूगरनी वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी। हम क्या कर सकते थे? हमें खुद ही रास्ता निकालना होगा। देखो वो कितने गुस्से में है। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि फायर क्लाउड वुड्स में जीव अब खुद को दिखाने की हिम्मत नहीं करेंगे, आदर्श ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा। आदर्श राधा और अन्य लोगों के लिए बेहद चिंतित थे। उन्हें उनके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह उम्मीद कर रहा था कि वे क्रोधित उग्र जादूगरनी से ठोकर न खा जाए। स्विफ्ट स्टारवुल्फ अपने आयाम में लौट आया है। आदर्श उग्र जादूगरनी को संभालने में बहुत व्यस्त था। उसे पता नहीं चला कि स्विफ्ट स्टारवुल्फ वापस आ गया था। यह सबसे अधिक संभावना थी कि स्विफ्ट स्टारवुल्फ ऊर्जा से बाहर चला गया था और उसे अपनी दुनिया में लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। आदर्श तुरंत स्विफ्ट स्टारवुल्फ के साथ संपर्क किया और समूह के ठिकाने के बारे में उससे पूछा। स्विफ्ट स्टारवुल्फ पूरी तरह से घिस चुका था। इससे पहले कि वो सोता, उसने आदर्श को बताया कि समूह लोगों के दूसरे समूह के साथ वापस दुनहुआंग शहर जा रहा था। आदर्श ने राहत की सांस ली और जानकर कि वे सुरक्षित है। हालांकि आदर्श इस बात को लेकर असमंजस में थे कि वे दुनहुआंग शहर वापस जाने से क्यों घबरा रहे हैं। इसके अलावा स्विफ्ट स्टारवुल्फ ने लोगों के दूसरे समूह के बारे में भी कुछ बताया। वे कौन होंगे? वे उसकी प्रतीक्षा किए बिना वापस जाने की जल्दी में थे। क्या ऐसा हो सकता है? यह शापित स्विफ्ट स्टारवुल्फ अब क्यों सो रहा है? उसने अभी भी मुझे नहीं बताया कि वे अग्नि आपदा फल चुराए थे कि नहीं। ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर के अंदर राजेश का दल अच्छी तरह से तैयार था और एक मानसिक मैजिशियन की मदद के बिना ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर को सुरक्षित रूप से पार करने में सक्षम था। सौभाग्य से मैंने कुछ सावधानियां बरती हैं, अन्यथा मैं बहती हुई नदी ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर को पार करने में परेशानी होगी। उग्र जादूगरनी को ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर को पार करना पड़ता है जब वह बर्निंग वैली छोड़ती है। ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर का शासक हमें कुछ समय खरीदेगा। हमें बचने के मौके का उपयोग करना चाहिए। सफेद कपड़े में लिपटे व्यक्ति ने खुशी के संकेत के साथ कहा। लविशा, तुमने अच्छा किया। अग्नि आपदा फल का तरल आपकी मां को ठीक करने में सक्षम है और इसके बाकी के अन्य उपयोग भी है। राजेश ने आनंदपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ समूह का नेतृत्व किया।
उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अग्नि आपदा फल को चुराने की उनकी योजना इतनी आसानी से पूरी हो जाएगी। क्या उग्र जादूगरनी वास्तव में बुद्धिमान थी? उसे ऐसा क्यों लगा कि वह इतनी आसानी से उन पर भरोसा करने के लिए काफी मूर्ख थी? मैं लविशा ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसे शब्द नहीं मिले। दूसरे डेजर्ट फायर हॉर्स पर चुटकी काठी पर सामने की ओर करीबी बैठी थी, जबकि राधा उसके बीच में बैठी थी। उन्होंने पूरा दृश्य देखा था और फिर भी उन्हें यह बेहद अविश्वसनीय लगा। लविशा की व्याख्या के अनुसार उग्र जादूगरनी ने पहले लविशा की मां को बचाया था। उसके ऊपर उसकी मां कुछ वर्षों तक उग्र जादूगरनी के साथ रही थी। इसलिए जब वे फायर क्लाउड वुड्स पहुंचे, उग्र जादूगरनी के लिए उनका गर्मजोशी से स्वागत करना उचित था। हालांकि वे कभी नहीं जानते थे कि उग्र जादूगरनी अग्नि आपदा फल की संरक्षक थी और उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लविशा की मां लविशा से उग्र जादूगरनी पर चुपके से हमला करने के लिए कहेगी। वास्तव में राधा और चुटकी के लिए कृतघ्न कृत्यों से सहमत होना कठिन था। हालांकि यह संभव था कि लविशा की मां का व्यक्तित्व विकृत था, क्योंकि उनका चेहरा जलने से नष्ट हो जाने के बाद उनकी निराशा थी। उसने इस तथ्य को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि उग्र जादूगरनी ने एक नए जीवन का मौका पाने के लिए उसकी जान बचाई थी और उग्र जादूगरनी के लिए एक जाल की योजना बनाई। चुटकी, तुम क्या सोचती हो? राधा फुसफुसाई। कुछ अजीब लग रहा है। मुझे नहीं लगता कि यह सब इतना सरल है जितना दिखता है। हालांकि उग्र जादूगरनी हमें शिकार करने की कोशिश कर रही है। हमें पहले यह स्थान छोड़ना होगा, चुटकी ने उत्तर दिया। राधा ने सिर हिलाया। दल भागता रहा। राजेश और लविशा की मां जियान फेंग ने राहत की सांस ली जब उन्होंने ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर को पार किया। उत्तरी जलती घाटी में उग्र जादूगरनी का विरोध करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। वह बेजोड़ ताकत वाली उस जगह की शासक थी। हालांकि ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर को पार करने के बाद चीजें अलग थी। ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर किसी अज्ञात कारण से बेचैन हो गया था। इस प्रकार उग्र जादूगरनी को विचार करना होगा कि क्या वह ड्रिफ्टिंग सैंड बोन ड्रैगन के खिलाफ एक मौका खड़े करेंगी, जबकि वह गंभीर रूप से घायल थी। उग्र जादूगरनी की उपस्थिति बल्कि उत्कृष्ट थी। एक बार जब वह ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर के करीब आ गई तो ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर के शासक ड्रिफ्टिंग सैंड बोन ड्रैगन को जगा देगी, जिससे समूह को शंघाई लौटने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। दुनहुआंग पहुंचने पर राजेश को पता था कि अब और रुकना बुद्धिमानी नहीं है। वह तुरंत अपने निजी जेट में सवार हो गया, जिसे वह लंबे समय से वहां जाने के लिए तैयार कर रहा था। उड़ान पथ सुरक्षित क्षेत्र के अंदर था। आमतौर पर अधिकांश उड़ान पथ डीमन बिस्टो के क्षेत्र से बचते हैं और उड़ान कंपनियों उड़ान पथों के साथ ही संभावित खतरे को खत्म करने के लिए शक्तिशाली मैजिशियनों को नियुक्त करती है। जैसे जब विमान राक्षसों के क्षेत्रों को पार कर रहे थे, तब भी विमान तब तक सुरक्षित था जब तक कि यह एक निश्चित ऊंचाई बनाए रखता था और एरोप्लेन के इंजनों की ऊर्जा को छुपाता था। उग्र जादूगरनी को अग्नि आपदा फल की गंध के माध्यम से अपने ठिकाने पर नजर रखने से रोकने के लिए राजेश और जियान फेंग ने जानबूझकर दक्षिण की ओर उड़ान भरी और थोड़ी देर के लिए जियाम मैन में रुके, शंघाई वापस जाने से पहले। हालांकि उग्र जादूगरनी उड़ने में सक्षम थी, उसे रास्ते में बहुत से अन्य डीमन बिस्टो के प्रदेशों को पार करना होगा। उन प्रदेशों के शासकों से निपटना आसान नहीं था, इसलिए उसके लिए इतनी दूर जाना असंभव था। यदि उसने सुरक्षित क्षेत्रों में एरोप्लेन के समान उड़ान पथ लेने का फैसला किया तो मैजिक एसोसिएशन और एरोप्लेन कंपनियों को उसकी उपस्थिति के बारे में पता चल जाएगा और उसके बाद सुपर मैजिशियन भेजे जाएंगे। इस प्रकार दुनहुआंग छोड़ने पर समूह को खुद को सुरक्षित माना जाता था।
आन, चुटकी, राधा और समीर ने शुरू में आदर्श के लिए रुकने और प्रतीक्षा करने की योजना बनाई, लेकिन राजेश ने उन्हें बातचीत के लिए कोई जगह ही नहीं दी और उन्हें अपने साथ आने के लिए मजबूर किया। राजेश की ताकत काफी उत्कृष्ट थी, इसलिए उनके लिए वापस लड़ने की कोशिश करना बेकार था। उनके पास शंघाई वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। सरल शब्दों में, चूंकि पति और पत्नी ने बर्निंग वैली के शासक को क्रोधित कर दिया था, इसलिए समूह में सभी को दुनहुआंग शहर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। अगर वे जीवित रहने की योजना बना रहे थे, क्योंकि दुनहुआंग की सेना शायद इतनी मजबूत नहीं थी कि वह उग्र जादूगरनी को रोक सके। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।